इतिहास का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इससे पिछली वीडियो में, जिसमें हमने संगम काल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। तो हम इस वीडियो में अब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए। हमारी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में। तो जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, इनका शासनकाल लगभग 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का रहा था। और जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, इसमें मुख्यतः 4 प्रमुख राजवंश थे। कौन कौन से? पहला पल्लव वंश, दूसरा चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश आगे 3 वंशों में विभाजित था: वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। ये मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूँ, आगे हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा वंश कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश, और चौथा चोल वंश। तो इस वीडियो में हम पहले 2 वंश यानी पल्लव वंश और चालुक्य वंश, और जो चालुक्य वंश के ये तीनों भाग हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश कराऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसलिए पहले हम पल्लव वंश और चालुक्य वंश को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको मैप से समझाता हूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर राज्य किया था। तो आप ये देख रहे हैं, यह है वेंगी चालुक्य। इन्होंने इस एरिया पे शासनकाल किया था। तो इन्हें वेंगी चालुक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस चालुक्य वंश के लोगों ने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इन्हें वेंगी चालुक्य कहा जाता है। और वातापी चालुक्य ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इन्हें वातापी चालुक्य कहा जाता है। और ये जो कल्याणी चालुक्य है, ऊपर वाला एरिया, इन्होंने यहाँ पर शासनकाल किया था। इन्होंने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इन्हें कल्याणी चालुक्य कहा जाता है। और ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये है राष्ट्रकूट वंश, इन्होंने यहाँ पर राज्य किया। और ये देख रहे हैं आप पल्लव वंश, इन्होंने यहाँ पर पल्लवों ने राज्य किया। और सबसे नीचे ये चोल वंश के शासकों ने यहाँ पर राज्य किया था। तो आपको मैप की सहायता से थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि किन किन वंश के शासकों ने कहाँ कहाँ पर राज्य किया था। तो इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे पल्लव वंश और चालुक्य वंश। तो चलिए आप समझते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो ये जो आप मैप में देख रहे हैं, ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के दक्षिण में ये वाले एरिया में पल्लव वंश के राजाओं ने राज्य किया था, ये जो आप देख रहे हैं। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो जो पल्लव वंश का शासनकाल था, ये 575 ईस्वी से शुरू होकर 897 ईस्वी तक का रहा। और इसके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। इसके वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु ही थे। और इसकी राजधानी कौन सी थी? कांची, जो कि अब कांचीपुरम भी जिसे कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है इस समय। और इसकी राजभाषा कौन थी? तो जो पल्लव वंश था, इनकी राजभाषा थी संस्कृत। तो अब समझते हैं सिंह विष्णु के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दक्षिण भारत का जो इतिहास है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ, आप पूरे कॉन्संट्रेशन के साथ इसे सुनिए। तो जो पल्लव वंश थे, इसमें मुख्यतः 4 प्रमुख राजा थे। कौन कौन से? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इन्होंने बहुत से कार्य किए थे, पर हम सभी कार्यों को तो याद नहीं कर सकते, इसलिए मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दूंगा जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं सभी राजाओं के बारे में डिस्कस करूंगा और उनके साथ में जो भी उनके साथ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, उसी को आपको बताऊंगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा हम नहीं याद रख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक थे। तो सिंह विष्णु का शासनकाल 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक का रहा था। और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ये दक्षिण भारत का इतिहास था, इसमें मुख्यतः 2 ही धर्म के अनुयायी थे, एक वैष्णव धर्म और दूसरा शैव धर्म। तो जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वो भगवान विष्णु को अपना आराध्य देवता मानते थे, और जो शैव धर्म के अनुयायी थे, वो भगवान शंकर को अपना आराध्य देवता मानते थे। तो जो सिंह विष्णु थे, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु के दरबार में भारवे नाम का लेखक रहता था, जिसने किराता अर्जुनियम की रचना की थी। ये पुस्तक पूछी गई थी एसएससी के एग्जाम में, किराता अर्जुनियम, जिसके लेखक कौन थे? भारवे। और सिंह विष्णु के शासनकाल में मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। तो वराह मंदिर का निर्माण मामलपुर में सिंह विष्णु के ही शासनकाल में हुआ था। तो अब सिंह विष्णु के बाद हम पढ़ते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, और इनसे जुड़ी हुई सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम
का शासनकाल था लगभग 600 से लेकर 630 ईस्वी तक, मतलब 30 सालों तक इन्होंने राज्य किया। तो सिंह विष्णु के बाद उनका पुत्र थे ये महेंद्रवर्मन। इनके पिता थे सिंह विष्णु जो संस्थापक थे पल्लव वंश के, तो उनके पुत्र हुए महेंद्रवर्मन प्रथम। फिर ये उन्होंने राजगद्दी संभाली और ये पल्लव वंश के अगले शासक बने। और ये बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ हैं और चित्रकार थे। और इन्होंने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ। और जो महेंद्रवर्मन के शासनकाल में चालुक्य के वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर दिया था। तो यहीं से आक्रमण शुरू हुए थे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर दिया इन पर, और पल्लव शासक महेंद्रवर्मन को युद्ध में हरा दिया। तो ये जो शासक थे महेंद्रवर्मन प्रथम, इनको पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण करके हरा दिया था। तो महेंद्रवर्मन प्रथम के बाद अगला शासक कौन बना पल्लव वंश का? नरसिंहवर्मन प्रथम। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नरसिंहवर्मन प्रथम से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो नरसिंहवर्मन प्रथम का शासनकाल कब तक रहा? 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक। और यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह बहुत ही अच्छा पहलवान था, इसलिए ये महामल्ल कहलाया। तो याद रखिएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम बहुत ही अच्छा पहलवान था, इसलिए इसे महामल्ल कहा गया। और इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, अभी मैंने आपको बताया ना, महेंद्रवर्मन के साथ युद्ध हुआ और पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्रवर्मन प्रथम को हरा दिया था। तो अब उसके बेटे नरसिंहवर्मन ने उसका बदला लिया और नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया। और इसके बाद, उसको हराने के बाद, इसके उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, वातापी कोंड की उपाधि धारण की पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद। इसी के समय ह्वेंसांग जो चीनी यात्री था, कांची में प्रवेश किया था। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नरसिंहवर्मन प्रथम के समय ही ह्वेंसांग जो चीनी यात्री था वो कांची में प्रवेश किया था। और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण भी नरसिंहवर्मन ने ही करवाया था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। और जो रथ मंदिरों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। और इसीलिए इसे सप्त पैगोड़ा के नाम से। तो नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद अगला शासक बना नरसिंहवर्मन द्वितीय। ये पल्लव वंश का आखिरी महत्वपूर्ण शासक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं बनता, तो इसके बाद पल्लव वंश खत्म हो जाएगा। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासनकाल 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक का रहा था। और इसका काल शांति का काल था, क्योंकि इसने बहुत कम युद्ध लड़े थे, इसलिए शांति का काल था इसका समय। और इसके ही समय में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। इसने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था। मैं कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम आपको बताता हूँ जो कि हमारी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला शौर मंदिर, दूसरा कैलाश मंदिर और तीसरा मुक्तेश्वर मंदिर। और याद रखिएगा, इसके ही दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहा करते थे। ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके दरबार में प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहा करते थे? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहा करते थे। तो पल्लव शासकों के बाद अब हम पढ़ेंगे चालुक्य शासकों के बारे में। तो मैंने चालुक्य वंश के बारे में आपको बताया था ना, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। तो पहले अब हम पढ़ेंगे वातापी चालुक्य के बारे में। तो आप मैप में देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऊपर है कृष्णा नदी और नीचे तुंगभद्रा नदी। तो इसके बीच का जो ये एरिया था, इस पर वातापी चालुक्यों का राज्य था। तो इनके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। और इनकी राजधानी कौन सी थी? वातापी। वातापी राजधानी होने के कारण ही इन्हें वातापी चालुक्य कहा जाता था। तो इसमें मुख्यतः 2 प्रमुख शासक थे। तो हम 2 प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो पहले थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापी चालुक्य वंश की स्थापना की थी और इसी ने ही वातापी को अपनी राजधानी बनाया था, जिसके कारण वातापी चालुक्य वंश शुरू हुआ था। तो ये था पुलकेशिन प्रथम के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय ही था। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर परास्त कर दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी में हरा दिया था, जिसके बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर हराने के बाद। तो अब इसके बारे में हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में सारी जानकारियाँ ऐहोल अभिलेख से मिलती हैं। ऐहोल अभिलेख क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं, यह है ऐहोल अभिलेख। यह लेख संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना
रवि कीर्ति ने की थी। याद रखिएगा, जिसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। इसी संस्कृत भाषा के अभिलेख से ही हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बाद भी राजा कौन बना? विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य, फिर विनयादित्य, उसके बाद अंतिम शासक बना कीर्तिवर्मन द्वितीय। इससे बाहर नहीं पूछा जाता। तो वातापी चालुक्य के बाद अब हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्य। बहुत ही छोटा है, जो पूछा जाएगा बस मैं उतना ही आपको बताता हूँ। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर, यानी जो पुलकेशिन द्वितीय था वातापी वंश का शासक, उसने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना दिया था। तो वेंगी को जीतने के बाद उसे यहाँ का राजा बना दिया, जिससे वेंगी के चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। तो उसी ने यहाँ एक स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसे पूर्वी चालुक्य वंश भी कहा जाता है। तो वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य वंश भी कहा जाता है। और इसकी राजधानी कौन सी थी? वेंगी, जिसी के कारण इसका जो वंश था वेंगी का चालुक्य वंश कहलाया। और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि अभी भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो विजयवाड़ा के जैन मंदिर थे उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। तो चलिए, अब वेंगी के चालुक्य से इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही इनफ है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य। तो अब हम पढ़ते हैं कल्याणी के चालुक्य के बारे में। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, इस समय का जो हैदराबाद वाला एरिया है, लगभग वही कल्याणी का चालुक्य के शासकों का यहाँ पर राज्य था। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिन चालुक्य वंशी राजाओं ने हैदराबाद राज्य क्षेत्र अथवा कल्याणपुर को अपनी राजधानी बनाया था, उन्हें कल्याणी का चालुक्य कहा गया था। और इसके संस्थापक कौन से? तो तैलब द्वितीय इसके संस्थापक थे कल्याणी के चालुक्य के। और इसमें एक ही राजा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे बाहर कोई एग्जाम में नहीं सवाल पूछा गया आज तक। तो कल्याणी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? विक्रमादित्य षष्ठ। और उन्होंने 1076 ईस्वी में राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत जारी किया था। तो संवत क्या होता है? कैलेंडर होता है। संवत जारी किया था जो चालुक्य विक्रम संवत कहलाया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कल्याणी के राजा विक्रमादित्य षष्ठ ने की थी। तो विक्रमादित्य ने एक विक्रम कुंड नामक नगर को भी बसाया था और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विक्रम कुंड नगर किसने बसाया था? कल्याणी के चालुक्य वंश का राजा विक्रमादित्य षष्ठ ने। और कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो याद रखिएगा, अंतिम शासक था तैलब तृतीय। बस इतना ही क्वेश्चन बनते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश से। मैंने आपको सभी कवर करा दिए। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अब इसके बाद हम अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।